तो अपन बात कर रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास में जो एक्सपेंशन है, अगर हम मान लें 1+x⁻n है। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं NC0 NC1x NC2x² और NCR(x⁻r) चलता जाएगा इस तरह से, और NCN(x⁻n). तो हम बात करें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, मतलब कि इस पूरे एक्सपेंशन में अगर हम बोलें कि ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये जो है rth टर्म है, फिर r+1th टर्म है, फिर ये जो है वो n+1th टर्म है। ठीक है, n है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 टर्म्स। तो इसमें से न्यूमेरिकली सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है? क्या वो NC2 है, क्या वो NC3 होगा? ठीक है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है कि न्यूमेरिकली वैल्यू किसकी ज़्यादा है। अगर सपोज़ करो मैंने इस टर्म को सिलेक्ट किया, तो इसमें ये बाइनोमियल कोफिशिएंट तो NC2 है, लेकिन x² के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर आपने पावर जो है वो NC3 x का पावर 3 अगर सिलेक्ट किया, तो भाई x अगर पॉजिटिव है तो इवन पावर वाला ज़्यादा वैल्यू दे देगा। मतलब वो डिपेंड कर रहा है दोनों चीज़ों पर, NCR पर भी और x की पावर r पर भी। ठीक है, तो हमने मानना कि भाई TR+1 कोई भी एक टर्म है, अगर वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो वो TR से बड़ा होगा। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात चल रही है जब, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें अपन लगा देते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बनाने के लिए इस पर लगा देते हैं मॉड। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के लिए हमने मॉड लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा NCR। ठीक है, और मॉड ऑफ x का पावर r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू NCR-1 और मॉड ऑफ x का पावर r-1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में n डिवाइडेड बाई n-r एंड r-1। x की पावर r है यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर r-1 है, तो इसको अगर हम कैंसिल कर ही दें तो यहाँ से हमारे पास में बच गया मॉड ऑफ x। ठीक है, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n-r+1 एंड मल्टीप्लाइड बाय r-1। ठीक है, इसको अगर हम यहीं पर देखें तो यहाँ से हम क्लियरली बोल पा रहे हैं कि r-1 नहीं, यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर तो r आएगा ना भाई। दिस इज सिंपली r, NCR है ना यहाँ पर तो। ठीक है, तो r को हम लिख सकते हैं r इंटू r-1, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया r। और जब हम इसको लिख सकते हैं n-r+1, ये तो बड़ा नंबर है ना, तो माइनस हो जाएगा 1, तो n-r, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया n-r। ठीक है, n से n कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली बच क्या रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में बच रहा है मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n-r+1, ये बच रहा है। ठीक है, यहाँ से हम r का वैल्यू एवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास में बच गया था वो क्या बच गया था, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x डिवाइड बाई r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n-r+1। तो ये बन गया हमारे पास में n+1 इंटू मॉड ऑफ x। ठीक है, और माइनस ऑफ r इंटू मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, तो r जो है इसको हम लिख सकते हैं n+1 टाइम्स मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो बेसिकली r का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं r इज़ लेस देन इक्वल टू n+1 टाइम्स मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हम r का इवेल्युएट कर रहे हैं,
आर का जो हमने यहाँ से जो वैल्यू इवेलुएट किया है वहाँ पर हमने एक्सपेंशन यूज़ किया है 1 + x⁴n, और इसमें हम खोज रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। और ये हमने सॉल्व किया है TR + 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू TR के लिए। तो अब इसको समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये जो इसको हम A बोल देते हैं, तो A में हमने n का कुछ वैल्यू रखा और कुछ वैल्यू रखा x का, ठीक है, जो भी वैल्यू रखा। अब अगर r का जो वैल्यू है वो आ गया लेट से लेस देन इक्वल टू 11.2, r का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 11.2। तो अभी हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि r का वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि r का वैल्यू ये आ सकता है 11 तक। तो आप देखो ये सॉल्व किया था हमने TR + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू TR को, तब हमको ये r का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम r का वैल्यू 11 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, T12 इज़ ग्रेटर देन T11 इज़ ग्रेटर देन T10 इज़ ग्रेटर देन T9 इज़ ग्रेटर देन T8 इज़ ग्रेटर देन T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1। लेकिन जैसे ही हम इसमें r का वैल्यू अगर हम 12 रखने का ट्राई करेंगे तो ये तो TR + 1 ग्रेटर देन TR, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर r का वैल्यू 12 रखने पर जो हमको ये जो सेटिस्फाई करेगा, r का वैल्यू 12 ये सेटिस्फाई करेगा TR + 1 इज़ लेस देन TR को, समझ आई बात। तो जब हम r का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जैसे कि अगर हम बात करें तो ये दिख रहा है हमको ये दिख रहा है हमको r का वैल्यू जब हमने 11 रखा तो हमको मिल रहा है T12, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन T11 इज़ ग्रेटर देन T10, इस तरह से, एंड T1। और जब हम r का वैल्यू 12 पुट करेंगे तो उस केस में तो क्या आ रहा है, उस केस में T13 स्मॉलर देन आएगा TR, तो T14 T15 और इस तरह से चलता जाएगा। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमको मिल रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो हमको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, T12, जिसमें कि r का वैल्यू कितना है, 11 है। तो हमने जो लिखा था कि r इज़ लेस देन इक्वल टू n + 1 mod of x डिवाइडेड बाय 1 + mod of x में व्हेन r का वैल्यू इज़ नॉट इंटीजर, ठीक है। तो जब r का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो लेट से r का वैल्यू आ गया हमारे पास में m, एंड व्हेन m इज़ नॉट इंटीजर, तो जब m इंटीजर नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो हमने मान लिया। तो हमारे पास में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा इस केस में, सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज़ T of m + 1 that is equal to NC, m का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, एंड mod of x का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m, तो वो तो आ जाएगा हमारे पास में ये, ठीक है। अब अगर r का वैल्यू जो है जो हमने सॉल्व किया लेस देन इक्वल टू n + 1 mod of x डिवाइड बाय 1 + mod of x, अगर ये जो r का वैल्यू है ये अगर हम बोलें कि ये आ गया हमारे पास में इंटीजर वैल्यू, लेट से r इक्वल टू आ गया 10, दिस इज़ इंटीजर। तो इस केस में तो हम बोल सकते हैं कि TR + 1 इज़ इक्वल टू TR आ गया, ये तो हमने इसके लिए सॉल्व किया था। तो r का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 11 इज़ इक्वल टू T10 आ गया। तो इस केस में आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, T10 इज़ इक्वल टू T11 और बाकी जो टर्म्स हैं
उनसे ये दोनों टर्म्स जो हैं ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, तो आर का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो ये टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर को सेटिस्फाई करेगा। और आर का वैल्यू जब आप 11 12 रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा टी आर प्लस वन इज़ लेस देन टी आर को। तो जब आप आर का वैल्यू 11 पुट करोगे तो आपको मिलेगा T12, और T12 क्या आएगा, स्मॉलर देन T11। तो T12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। फिर आर का वैल्यू अगर आप 13 रखोगे तो क्या आएगा, T13 इज स्मॉलर देन T12। और यहाँ पर अगर आप आर का वैल्यू रखोगे, जब 10 रखा तो कितना आ रहा है हमारे पास में, T11 इक्वल टू T10। और जब आप आर का वैल्यू 9 पुट करोगे तो कितना आएगा, T10 इज़ ग्रेटर देन T9 इज़ ग्रेटर देन T8 इज़ ग्रेटर देन T7, इस तरह से चलेगा। तो जब R का वैल्यू इंटीजर होगा, मतलब R इक्वल टू M एंड M बिलोंग्स टू इंटीजर, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, T ऑफ, अब ऑलरेडी ये तो इंटीजर वैल्यू ही है, तो T ऑफ M एंड T ऑफ M प्लस वन आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। तो ये हमको ध्यान में रखना है। ये आ गया हमारे पास में, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म की, तो आर का वैल्यू आप क्या ले रहे हो, मतलब आर का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। तो अगर वो नॉन इंटीजर है, आर का वैल्यू m आया, इसको अगर हम रिवाइज करें, आर का वैल्यू m आया और m इज़ नॉन इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, m का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। तो t ऑफ m का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन, दिस इज़ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और इफ़ m जो वैल्यू आया इक्वल टू m जो भी आया, अगर m इंटीजर है ऑलरेडी, अगर m ऑलरेडी इंटीजर है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से इक्वलिटी होल्ड करेगा और हम बोल देंगे कि t ऑफ m एंड t ऑफ m प्लस वन, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। तो ये दोनों जो हैं वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे इस केस में। ठीक है, ओके। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड द न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म एंड x प्लस वाई पावर 18 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, उससे तो क्या होगा, उससे तो आंसर नहीं आएगा, उससे तो आप उसको 3 का पावर 18 बस वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर ये पूछना क्या चाह रहा है कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो इसको एक्सपेंड करने के दौरान जितने टर्म्स मिलेंगे अपन को, जैसे यहाँ पर n का वैल्यू 18 है तो हमको जो टर्म्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 19 टर्म्स मिलेंगे। उन 19 टर्म्स में जब आप x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटेस्ट कब आएगी ये बताना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक्सपेंशन यूज किया था, हमने यूज किया था 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, हमने जो एक्सपेंशन यूज किया था वो क्या किया था, 1 प्लस एक्स। तो आप चाहो तो जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर खुद से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर वहाँ पर था 1 प्लस एक्स,
तो अगर हम इसको 1 + x का पावर n में r का वैल्यू जो है वो आ रहा था n+1 मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर देखो जो मॉड ऑफ x है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x कैसे आया था, x/1 है बेसिकली वो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है y/x एंड डिवाइडेड बाय 1 + मॉड ऑफ y/x। ये आ जाएगा हमारे पास में r का वैल्यू जो आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जब हमने सॉल्व किया था, सॉरी r इज लेस देन इक्वल टू के लिए जब सॉल्व हुआ था। ठीक है, बेसिकली सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है y है और फर्स्ट टर्म क्या है x है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसी को हम लिख सकते हैं n+1 और इसी को अगर हम y/x से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/y/x इज x/y का मॉड +1, इस तरह से भी। तो यह इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, ये जो है x हो गया फर्स्ट टर्म और y हो गया सेकेंड टर्म, इस एक्सपेंशन के हिसाब से। वो आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर देते हैं पर n का वैल्यू है हमारे पास में 18, x का वैल्यू है हमारे पास में 2 और y का वैल्यू है 1। तो r इज लेस देन इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 + 2/1 इज 2। लिखना है तो लिख सकते हैं, मॉड तो है यहाँ पर x और y पॉजिटिव है तो मॉड नहीं भी लगाने से चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में 19/3। सो नाउ 19/3 इज बेसिकली 6 पॉइंट समथिंग। तो अगर r का जो वैल्यू आ रहा है वो अगर इंटीजर नहीं है, r का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा उसका, मान लो ये m है और m इज़ नॉट इंटीजर, तो m का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया हमारे पास में 6। तो हमारे पास में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, t ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m +1, सो दैट इज t7। तो उसका वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 18c6 एंड यहाँ से जाएगा हमारे पास में 2 पावर 2 के पावर में कितना जाएगा हमारे पास में 12 और 1। ठीक है, 2/1 है तो वो हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 18c6 इंटू 2 पावर 12। दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। सो दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वी हैव। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं।